हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अगेन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक जॉब नोटिफिकेशन। और ये एक जॉब नहीं है, सर्विस टू नेशन है। जी हाँ, आप देख रहे हैं द इंडियन नेवी ने आपके लिए वैकेंसीज निकाली हैं। और ये वैकेंसीज इंडियन नेवी में आपको काम करने का, वर्क करने का, नेशन को सर्व करने का मौका देती है। तो इंडियन नेवी ने एप्लीकेशन इनवाइट किया है फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन जो स्टार्ट होगा वो जून 2025 बैच के लिए है। मतलब अगली साल से जो बैच स्टार्ट होगा उसके लिए ये रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। और आपको पता है जैसे कि नेवी हो या इंडियन आर्मी हो, जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन हो या परमानेंट कमीशन हो, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो एसएसबी इंटरव्यूज के थ्रू होता है। जी हाँ, ये वही नोटिफिकेशन है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए इन द इंडियन नेवी। इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे उनकी जो डेट है वो 14 सितंबर 2024, मतलब 14 सितंबर से जो आने वाली डेट है उस 14 सितंबर से आप इसके फॉर्म्स फिलअप कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इसमें नीचे दी हुई है। और ये जो एप्लीकेशन है वो अनमैरिड मैन और अनमैरिड वुमन के लिए है। मतलब आप अनमैरिड होना चाहिए सबसे पहली बात। अगर आप मैरिड हैं तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपको इस पोस्ट के लिए, जिसमें जो पोस्ट मिलेगी जैसे सब लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट की जो पोस्ट हैं, तो उसके लिए जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, तो टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए। तो इसमें देखो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकली हैं। तो इस बार जो सिलेक्शन होने वाला है बहुत अच्छा खासा होने वाला है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं वो सबके सब अगर इंटरेस्टेड है इंडियन नेवी में वर्क करने के लिए तो बिल्कुल अप्लाई करें। भले ही ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मैं बता दूंगा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब क्या होता है इसी सेशन में। पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लें। तो बेटा इसमें जनरल सर्विस के लिए बी बीटेक इन एनी डिसिप्लिन हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो कितनी आपकी वैकेंसी है, 56 इस कैटेगरी के लिए। पायलट कैटेगरी के लिए 24 हैं आपके। ठीक है। इस कैटेगरी के लिए पायलट और आपका एयर क्रू मेंबर के लिए या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए आपका बी बीटेक होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो इसके लिए वैकेंसी देख रहे हो आप, 24, 21 और 20 रिस्पेक्टिवली वैकेंसी है। तो आप वैकेंसीज का एडिशन कर लो आप, तो ये बहुत ज्यादा वैकेंसीज हो जाती हैं। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं यहाँ पर लॉजिस्टिक के लिए जाते हैं आप। तो लॉजिस्टिक में बी बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास आपसे मांगा हुआ है इसमें। फिर एमबीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फिर आप इधर चलते हैं एनएआईसी में, नवल आर्मेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर में जाते हैं आप। ठीक है। तो इसमें बी बीटेक मांगा है विद 60% मार्क्स इन मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। मतलब आप सबके सब इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। आप उस नोटिफिकेशन को डिटेल में और देख सकते हैं, लेकिन मैं जो इंपोर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूं उनको आप जरूर सुनिए कि मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा, इससे आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो वो आपको पता चल सके। तो इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एजुकेशन ब्रांच के लिए, जिसमें 7+8 इतनी वैकेंसीज हैं आपकी, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। मान लो आप मैथ्स से हैं लेकिन आप इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो बीटेक आपने मैकेनिकल में किया हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में किया हो, तो आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी सारी वैकेंसीज इनका टोटल करें। फिर टेक्निकल ब्रांच के लिए बात करें तो इसमें भी सारी ब्रांच के लिए लगभग आपकी वैकेंसीज हैं। इंजीनियरिंग ब्रांच, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड के लिए अलग से 42 है आपकी। तो देखो ईसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। आप अगर इनकी टोटल वैकेंसी देख लेना, इनको ऐड करें तो ऐड करने के बाद भी 42, 36, 8, 7, 16, 20, 20, 21, 24 एंड 56, तो आराम से लगभग एग्जैक्टली मैंने ऐड नहीं किया, 150 प्लस तो जा ही रहे होंगे ये वैकेंसीज। ठीक है, अप टू 200 तक। ठीक है, इतनी वैकेंसीज एकदम से नहीं निकलती हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में, तो आपका देखो कौन अप्लाई कर सकता है इसमें। जिसके पास 60% से उसने डिग्री कंप्लीट कर ली हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो वो भी अप्लाई कर सकता है आपका। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है रिस्पेक्टिव ब्रांच में 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, एग्रीगेट के साथ। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, कि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड डेफिनेटली रिक्वायर्ड रहता है आपका। तो जो एग्जामिनेशन होता है इसमें पहले आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे अपनी ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद एसएसबी सेंटर्स पर आपका वो इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू नहीं होता, 4 से 5 दिन का आपका पूरा प्रोसेस रहती है और सिक्वेंशियली ये चलता है। और लास्ट डे पर आपका
फिर फाइनली आपका मेडिकल मतलब स्टैंडर्ड चेक किया जाता है, उसके बाद फाइनली आप सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अगर टेन्योर की बात करें, जैसे मैंने बोला शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है और एक परमानेंट कमीशन होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है, आप 10 साल के लिए इसमें सिलेक्ट होते हैं, तो 10 साल के लिए आप सर्विस देते हैं, उसके बाद ये 4 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है आपका ये टेन्योर, वो भी 2 साल प्लस 2 साल करके, मतलब पहले 2 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, फिर 2 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा, मतलब मैक्सिमम 14 ईयर्स के लिए आप काम करोगे, मिनिमम 10 ईयर्स के लिए काम करोगे। नो डाउट आप ये सोचोगे 10 ईयर्स के बाद क्या होगा, देखो 10 ईयर्स के बाद इन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है अदर जॉब्स में, जो आपके एक्स सर्विसमैन होते हैं, आर्मी में, नेवी में, तो आपने देखा होगा कई वैकेंसीज में ऐसा लिखा होता है, तो वहां पर आपको बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन जो आर्मी और नेवी के होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं आपके, ठीक है। तो जब आप किसी और फॉर्म को अप्लाई कर रहे होते हो बाद में, वहां पर एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा होता है, और फाइनली आप अप्लाई करके उधर शिफ्ट हो जाते हैं सारे के सारे लोग। तो देखो ये बहुत बेहतरीन चीज है इसमें। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जो लिखा है मैंने बताया वही होता है, आपका कैंडिडेट का पहले सिलेक्शन शॉर्टलिस्टिंग किया जाता है, फिर आपको नोटिफाई किया जाता है कि आपका इंटरव्यू कब है, कब डेट है, तो आप इसमें वो भी सिलेक्ट कर पा रहे होते हैं कि आपको कहाँ जाना है। एसएसबी सेंटर जैसे कि भोपाल है, एक इलाहाबाद है, इस टाइप से एसएसबी सेंटर्स होते हैं। ऐसे नेवी के लिए भी, जिसका मुझे आइडिया नहीं है, ऐसे ही आपके क्या होते होंगे, एक सिलेक्शन सेंटर होते हैं, वहां पर आप चूज कर लो कि आपके नियर बाई कौन पड़ रहा है, कोयम्बटूर में भी रहता है एसएसबी का, ठीक है। तो इस टाइप से आप वहां पर जाके अपना इंटरव्यू और ये सब चीजें परफॉर्म करते हो, अगर आप प्रॉपरली आप उसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो फिर आप उसके बाद आपका पूरा मेडिकल चेकअप होता है और मेडिकल टेस्टिंग होती है पूरी। फिर मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रेनिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें अगर आप उसकी बात करें अब, तो आपका जो पोस्ट है ना, कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट सब्जेक्टेड टू क्लियरिंग ऑफ इंडक्शन मेडिकल एग्जामिनेशन एट INA, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है इसमें। अब पे स्केल के बारे में बात करें तो द बेसिक पे ऑफ सब लेफ्टिनेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, स्टार्ट लिखा है एंड नहीं बोला, 56,100 से स्टार्ट होता है, और अदर अलाउंस भी और होते हैं, अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको पता है कि एक जो हमारे सेना के जो जवान होते हैं उनको अदर बेनिफिट्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। उसके अलावा इसकी डिटेल जो डिस्कशन है ना, वो ज्वाइन इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in पर जाके आप डिटेल भी देख सकते हैं कि वहां पर कितना क्या मिलता है, क्या अलाउंस एक्स्ट्रा रहते हैं आपके। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा अमाउंट रहता है, आपको सारी सुविधाएं मिल रही होती हैं। उसके बाद ये तो आपकी केवल सेविंग होती है एक तरीके से। फिर अगर आप बात करें तो हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे आप करेक्ट के साथ इसको भरें, और ध्यान से रखना कि नेवी, आर्मी, जो भी आप फॉर्म भरते हैं उसमें आपकी करेक्टनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। वहां पर वो एक एक चीज चेक कर रहे होते हैं पूरी तरीके से, वहां पर कोई मिस्टेक नहीं होती है, बिकॉज ये नेशन वाली बात है, और यहाँ पर जब कोई भी आपका रिक्रूटमेंट हो रहा होता है तो वो पूरा केयरफुल होकर रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना करें, कोई भी ऐसी चीज ना करें, आपका रिजेक्ट तुरंत कर दिया जाता है। बिल्कुल उस बात में केयर नहीं करते, उससे बढ़िया वो दूसरे कैंडिडेट को ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें बात करें, the application once submitted will be final and no request for amendment or change will be entertained, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको फिलअप करना है इस एप्लीकेशन को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, तो जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर अभी टीचर्स डे का सबसे बड़ा मतलब आपका ऑफर चल रहा है कि जो भी हमारे गेट 2025 के कोर्सेज हैं उन पर 40% डिस्काउंट चल रहा है, और 40% डिस्काउंट के बाद अगर आप देख रहे हो टोटल सेविंग आपकी 13,000 रुपीज की हो रही है, और कोर्सेज की जो फाइनल प्राइस है आफ्टर जीएसटी वो 15,000 है, और विदाउट जीएसटी आप देखें तो आपका इससे कम पड़ रहा होगा, क्योंकि जीएसटी ही 2,333 है। तो 15,000 में आपको एग्जाम दोस्त पर आपको कोर्स मिलना है गेट 2025 के। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो नेक्स्ट बात यहां पर यह है कि आपके जो संकल्प 2.0 डबल ई बैच है जो गेट 2026 के लिए है, और अल्फा आपका ईसी का बैच है 2.0 जो गेट 2026 के लिए है, उन पर आपका 30% डिस्काउंट चल रहा है बिकॉज ऑफ टीचर्स डे। तो आप 2026 का फुल कोर्स खरीदते हैं ईसी या इलेक्ट्रिकल के लिए, तो उसके लिए भी आपको डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिल रहा है। फिर बात करते हैं आप यहाँ पर डबल आपका रैंक इंप्रूवमेंट बैच की बात करें, तो डबल ई और ईसी ब्रांच के लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच है। अभी एनालॉग सर्किट चल रहा है रैंक इंप्रूवमेंट बैच में, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 सितंबर से स्टार्ट हुआ है रैंक इंप्रूवमेंट बैच का एनालॉग सर्किट सब्जेक्ट, और आप वहां पर एनरोल करके अपने सब्जेक्ट की गहराइयों को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छी रैंक गेट एग्जामिनेशन या किसी एग्जामिनेशन में ला सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है। जो फुल कोर्स के लिए हम पढ़ा रहे होते हैं उन्हीं कोर्स का सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट में आपको कोर्स मिल जाते हैं। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहते हैं, वन सब्जेक्ट कंप्लीटेड, और सब्जेक्ट अगर चल रहा होता है तो उस टाइम पर आपके लिए लाइव में अवेलेबल रहता है। जैसे मेरा अभी ईडीसी चल रहा है, लाइव चल रहा है, ठीक है। अभी पीएन जंक्शन कंप्लीट हुआ है, मॉस कैप्स्टा स्टार्ट हुआ है, तो आप मेरा ईडीसी पढ़ना चाहते हैं कॉम्प्रहेंसिव फुल कोर्स सब्जेक्ट वाइज, तो वो अवेलेबल है। और आप अगर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो पावर सिस्टम स्टार्ट हुआ है अभी रिसेंटली 26 अगस्त से, तो आप चाहें तो पावर सिस्टम के सब्जेक्ट वाइज कोर्स सर का परचेज कर सकते हैं, वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं और अपने पावर सिस्टम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये कोर्स की जो डिटेल बताई जाती है वो इसके लिए बताई जाती है क्योंकि जिस बच्चे को नहीं पता, एटलीस्ट उसको पता हो कि कितना ऑफर मिल रहा है, जिससे वो उस ऑफर का फायदा उठा सके। अगर हम बात करें लक्ष्य गेट डबल ई बैच 2.0, ठीक है, और लक्ष्य गेट डबल ई कोर सब्जेक्ट, ये सारे के सारे देखें और सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज की लिस्ट बताऊं मैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएफटी, कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग सर्किट मैंने पढ़ाया खुद, पावर सिस्टम, ये सारे के सारे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हैं अभी पूरे के पूरे, जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं। तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स मैंने बताया ना, क्रैश कोर्स सबसे बेस्ट होते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले कभी तैयारी की है या उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और वो रिवाइज करना चाहते हैं क्विक वे में और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ, तो वो रैंक इंप्रूवमेंट बैच के थ्रू ये अपना अच्छा प्रैक्टिस करने का बढ़िया तरीका रहता है। और इनकी प्राइजेस भी हमने कोई ज्यादा नहीं रखी है, बहुत नॉमिनल प्राइस रखी है, सो दैट कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सके, बस एक बार उसको पिज्जा पार्टी अपनी कैंसिल करनी है और कोई भी कोर्स खरीद लेना है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर जरूर कीजिए क्योंकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू इंडियन नेवी में वर्क करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दे और आपका लाइक जरूर कर दे इस वीडियो को, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे नोटिफिकेशन लेकर आता रहूं। बाय बाय।